नमस्कार साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का दूसरा भाग, जो कि मैं पहले आपके लिए एक वीडियो में संविधान सभा की प्रथम बैठक और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या और उन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो में आज संविधान सभा के स्रोतों को कवर करने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। तो बच्चों, जो भारतीय संविधान में देशी स्रोत हैं वो हैं भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम का कितना बड़ा प्रभाव है, जिसमें 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम से 1935 से लिए गए हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये हमारे संविधान को 60% कवर करता है। और आगे है विदेशी स्रोत। तो भारतीय संविधान में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों से कुछ तथ्य लिए गए हैं। तो आगे है कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। यह कथन भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, क्योंकि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो लोगों ने कहा था कि ये तो विदेशों में से लिया गया उधार वो है। तो उन्होंने बताया था कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, किसी एक ही देश का हक नहीं है, उसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। क्योंकि बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपके लिए इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस बार एग्ज़ाम में आया था। और आगे है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो बच्चों, पहला है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और एक एकल नागरिकता ली गई है। तो संसदीय प्रणाली होती क्या है? तो बच्चों, संसदीय प्रणाली सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, जिसमें संसद यानी कि विधानमंडल में सबसे अधिक प्रतिनिधि वाली पार्टी सरकार बनाती है। उसका नेता प्रधानमंत्री या चांसलर होता है। तो बच्चों, प्रधानमंत्री जो है हमारे देश में होता है और चांसलर जो है ब्रिटेन में होता है। आगे है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता किसे कहते हैं? तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता त्यागनी पड़ती है या छोड़नी पड़ती है। हालांकि यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब भारत में युद्ध में व्यस्त हो। बच्चों, आप जानते होंगे कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। यदि आप किसी स्टेट में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, तो आपको न्यूयॉर्क शहर की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी और अमेरिका की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है और हमारे देश में जो है एकल नागरिकता है। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो पहला है मौलिक अधिकार। तो बच्चों, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का जो प्रहरी कौन होता है? वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। और ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। आगे है कि मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था और
इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो बच्चों, वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है हमने निर्वाचित राष्ट्रपति का भी वो लिया है। तो भारत के और बच्चों, निर्वाचित राष्ट्रपति कहते किसे हैं, तो आइए जानते हैं। भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 52 देखें तो एक राष्ट्रपति भारत का सदैव होगा। वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है एवं संविधान के उपबंधों और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निर्वाचित किया जाता है। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है उपराष्ट्रपति का वो भी लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं, तो भारत में वो सरकार में उपराष्ट्रपति वह व्यक्ति होता है जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफे या अक्षमता की स्थिति में राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करना होती है। तो बच्चों, जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति की गैर जिम्मेदारी या उसके मृत्यु के बाद, या जो कभी राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। आगे है न्यायालय की व्यवस्था। तो ये जो न्यायालय की व्यवस्था है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो बच्चों आइए जानते हैं। तो न्यायालय यानी कि अदालत या कोर्ट का तात्पर्य सामान्यतः उस स्थान से है जहां पर न्याय प्रशासन कार्य होता है, परंतु बहुधा इसका प्रयोग न्यायाधीश के अर्थ में भी होता है। तो बच्चों, जो न्यायालय की व्यवस्था है इसका जो न्याय करता है वो न्यायाधीश करता है। आगे है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। तो बच्चों, जो राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो सबसे पहले कहाँ पर लागू किए गए थे, तो वो आयरलैंड में लागू किए गए थे। और इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व भी कहते हैं। तो ये प्रश्न आपके पेपर में आया है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है, ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। आगे है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो वह है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। यानी कि बच्चों, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और लेकिन जो 12 सदस्य होते हैं वो कुछ ना कुछ विशेष कार्य किए हुए होते हैं, या तो साइंस के क्षेत्र में, या कला के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, या फिर किसी भी सेवा के क्षेत्र में करते हैं। तो राष्ट्रपति उन 12 लोगों को जो है मनोनीत करता है या उनका नामांकन करता है। तो अनुच्छेद 80 यानी कि भाग 1 का के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन या मनोनयन कर सकता है। अनुच्छेद 80 यानी कि 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित ये 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में जन समाज की सेवा की होगी। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो उसे राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। आगे है जर्मनी। तो बच्चों, जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल। बच्चों, आप जर्मनी का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि एडोल्फ हिटलर जो है
जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि कितने लोग मारे गए थे। तो वहाँ पर आपातकाल हुआ था। तो बच्चों, जो एडोल्फ हिटलर है उसे 19वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है। और एडोल्फ हिटलर जो है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत ही आदर करता था और वो उनका बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। तो बच्चों, आपातकाल के बारे में जानते हैं। देश पर किसी दूसरे देश का हमला हो जाए, युद्ध जैसे हालात हों या आपातकालीन, 3 तरह के होते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र मिलता है। नेशनल इमरजेंसी तब लागू की जा सकती है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। इसमें आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपातकाल कब जारी किया जाता है? तो आपातकाल तब जारी किया जाता है जब कोई दूसरा देश किसी देश पर हमला कर दे या उसमें हमला होने की संभावना हो, आक्रमण होने की संभावना हो। तो बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था और किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया था? तो आपको ये जो है कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपके लिए कार्य है। आगे है जापान। तो बच्चों, जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधिवत बनाया गया कानून तभी मान्य है जब सही प्रक्रिया का पालन किया हो। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को अपनाकर संविधान ने कानून को निर्धारित करने के लिए विधायिका को दिया है। तो बच्चों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कौन करता है? वो विधायिका करती है। आगे है दक्षिण अफ्रीका। तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से जो है हमने संविधान संशोधन को लिया है। तो अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। यानी कि बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में देता है, तो अनुच्छेद 368 में देता है। तो संविधान, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। आगे है ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची का विभाजन लिया गया है। तो बच्चों, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय शामिल हैं, जिनमें शिक्षा भी है। और संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो बच्चों, इस समवर्ती सूची का विभाजन में जो है संसद तथा राज्य दोनों विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, परंतु किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। तो बच्चों, जब कोई ज़्यादा ही कठिन परिस्थिति होती है तो उसमें जो है संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाता है, यानी कि संसद के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। आगे है रूस। तो रूस से जो है हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो बच्चों, मौलिक कर्तव्य होता क्या है? तो मौलिक कर्तव्य होता है हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो बच्चों, आगे है मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। तभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। आगे है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो बच्चों, आज हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, आपको हमने कैसा पढ़ाया ये अच्छे से बताना और इसे अपने दोस्तों को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।